नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का हथौड़ा लेक्चर सीरीज के अंदर ये हमारा 6 लेक्चर है, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको देखना है पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद हम आते हैं कंटेक्स्ट के बारे में, रिसेंट में क्या कंटेक्स्ट था, किसकी वजह से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जगदीप धनखड़ जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, तो इन्होंने बताया था कि एक इन्होंने ट्वीट किया था जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने लॉर्ड कर्जन की टेबल से न्यू ईयर मैसेज के बारे में बताया था कि न्यू ईयर मैसेज किया जा रहा है लॉर्ड कर्जन की टेबल से, जहां से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन को किया था 1905 के अंदर। दोस्तों 1905 का वही टाइम है जब हमारे देश के अंदर पहली बार रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि उस टाइम के बाद से ही जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस टाइम के बाद से ही जो एक अलग से हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को आग मिल गई थी। तो दोस्तों उसके बाद ही मतलब जो भी पॉलिसी मेकिंग है, जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स आए हैं, तो उसके बाद से ही हुए थे स्टार्ट। तो ये था इसका कंटेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन है कौन, क्या थे, कौन थे, क्या क्या उनकी पॉलिसीज थी, इन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनको ये बोला गया है कि लॉर्ड डलहौजी के ट्रूएस्ट सक्सेसर थे। सक्सेसर का मतलब कि उनके फॉलो करने वाले उन्हीं के जैसे दोस्तों, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो थे वो लगभग 1850 के आसपास आए थे। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था जो कि बहुत ही अथॉरिटेरियन नेचर था जिनका, और मतलब हर पॉलिसी को मनवाने के लिए कुछ भी कर देते थे। इनको बाय हुक और क्रुक ये एक तरीके के प्रॉफिट ही चाहिए था, अपनी बात इनको किसी भी कीमत पर मनवानी थी, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी मनवानी थी। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम से एक थ्योरी भी दी थी, जिसके अंदर ये क्या करते थे, अलग अलग जो रियासतें होती थी उनको ब्रिटिश के कब्जे में ले लेते थे। तो इनकी ये बहुत ही मतलब एक, अगर आज के टाइम पे हम अपनी भाषा में इनको बोल रहे तो ये भारत देश के लिए मतलब बहुत ही मक्कार किस्म के इंसान थे लॉर्ड डलहौजी। और उसी तरीके के कौन थे, उसी तरीके के थे लॉर्ड कर्जन। तो दोनों के दोनों ही एक जैसे इंसान थे। तो इन्होंने क्या क्या किया अपने पूरे फेज के अंदर, इन्होंने क्या किया, तो देखिए पहले तो इनके फेज के अंदर हमारा जो इंडियन नेशनलिज्म है, जो कि 1899 से 1905 का लॉर्ड कर्जन का समय था, और इसी टाइम पे हमारा जो इंडियन नेशनलिज्म है उसके घी के अंदर आग डालने वाला काम किया, या आग के अंदर घी डालने वाला काम किया था। तो इनकी जो रिएक्शनरी पॉलिसी, उसमें जो सबसे फेमस है वो दोस्तों कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट है दोस्तों, 1899 के अंदर। क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, 1885 के अंदर, यानी कि 1885 के अंदर दोस्तों आपकी आईएनसी बनाई गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया, जिसका मेन काम क्या था कि ब्रिटिशर्स को ये बात बताना कि हमारी ये प्रॉब्लम है। उन्हीं के बेसिस पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रिफॉर्म्स लेके आते थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1909, 1919 और 1935। उससे पहले जो होते थे वो काउंसिल एक्ट होते थे, 1892 का है, 1909 का है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चली थी उस टाइम पे। तो वहां पर इलेक्टेड लेजिस्लेचर थे, उनकी सीटें हर बार बढ़ा दी जाती थी कि भारतीय को भी ये लगे कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स कुछ काम कर रहे हैं। बट उसके टाइम पे, यानी कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट आया, और उन्होंने बोला कि इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, जो इलेक्टेड मेंबर है आपके लेजिस्लेचर के अंदर, उनको कम कर दो। अगर उनको कम कर दिया तो क्या हो गया, जो सेल्फ गवर्नेंस में उनका जो पार्टिसिपेशन था वो ऑटोमेटिकली इंडियंस का रिड्यूस हो गया। तो ये बात किसमें थी, कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट 1999 के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो जो इंडियंस थे, कोई भी इंडियंस उनसे मिलने जाता था वो उसको दूर से ही नकार देते थे कि भाई तुम तो जाओ, तुम तो मेरे बात करने के लायक भी नहीं हो। ऐसी वो बातें बोलता था जो कि लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट करती थी। उन्होंने तो इवन बंगालीज, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट लेके आते थे वो बंगालीज ही होते थे। कितने ही आप देख लो, रविंद्रनाथ टैगोर, घोष, ये सभी जितने भी आपको पेट्रियोट्स मिलेंगे उस टाइम के, वो बंगाली ही मिलेंगे। तो उनको बंगालियों को तो इन्होंने ये बोल दिया कि आप तो कावर्ड्स हो, यानी कि आप तो कायर लोग हो, आप फ्रोथी पेट्रियोट हो, यानी आप नकली तरीके के देशभक्त हो, आप कुछ नहीं है। उन्होंने तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनसे मिलने से इनकार कर दिया था कि भाई मैं नहीं मिलता, तुम कौन हो, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। इस टाइप की वो बातें करते थे। उन्होंने अपना सबसे बिगेस्ट ब्लंडर किया लाइफ का, यानी कि सबसे जो उन्होंने मतलब उनको लाइफ टाइम जिसका रिग्रेट रहा, वो क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्योंकि बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा रिसेंटमेंट होगी, इतनी ज्यादा लोग के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई कि वहां से भारतीय को ये लगने लग गया कि अब तो हमें ब्रिटिश सरकार को उखाड़ के फेंकना ही होगा। तो वो एक तरीके का अपना फर्स्ट पॉइंट था जहां से इंडियन रिवोल्यूशन मूवमेंट हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट हुई है। उसके बाद हम आते हैं, उन्होंने रिफॉर्म किए कुछ। हालांकि रिफॉर्म तो हम बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है, उन्होंने अपनी जो जो चीजें चाहते थे वो उनको इजी करने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिफॉर्म भी लाए हैं, तो हम इनको रिफॉर्म ही बोलेंगे, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में इनको लेके जाएंगे। तो जैसे पहला एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म, उसके अंदर, सॉरी सॉरी, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन बना। यूनिवर्सिटीज कमीशन एक काइंड ऑफ आज के टाइम पे जैसे हम सुनते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो वो एक तरीके का यूनिवर्सिटी कमीशन ही है वो। तो उन्होंने 1902 के अंदर वो बनाया।
और 1904 के अंदर उन्होंने क्या बना दिया, एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना दिया। अब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर वो एक्चुअल में करते क्या थे, ये बताते थे कि कंट्री के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटीज के अंदर खास करके, वो अच्छा होना चाहिए। बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन अच्छा किस बेस पे होना चाहिए, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे अच्छा होना चाहिए। जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा छात्र ना हो जो कि पॉलिटिक्स की बात करे, यहाँ पर आके नेशनलिज्म की बात करे। अब ये क्या है, उन्होंने एक तरीके से उन लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया जो कि उनकी बातें माने, ना कि इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बात करें। जैसे आज के टाइम पे मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल देता हूं इसका। जेएनयू के अंदर कुछ नारे लगते हैं, वो नारे किसी भी चीज पे लगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगते हैं। अब मान लो कि जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये बोले कि आप यहां पर खड़े होके कोई भी नारे नहीं लगाएंगे, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये बात अगर कही जाए तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम उन बच्चों के जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हम एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। वो नारे अच्छे हैं या बुरे हैं, वो तो एक अलग बात है, वो एक अलग कन्वर्सेशन है। बट क्या आप बच्चों के जो फंडामेंटल राइट्स है, आप उनको छीन सकते हैं? तो ये बात यहाँ पर बोले गए। उन्होंने रिफॉर्म तो किया, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया, जो कि इंडियन के इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ था। ठीक है, बट आज के टाइम पे वो कुछ हद तक वो ठीक भी चल रहा है। इसके अंदर उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हमें निकालने को मिले हैं। उसके बाद साइंटिफिक तरीके से उन्होंने साइंटिफिक रिफॉर्म भी की। जैसे कि उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बिहार के अंदर एक जगह पूसा पूसा के अंदर उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, जिसका नाम रखा था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों ये आज के टाइम पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया के अंदर। एक तो ये बिहार के अंदर है, एक आपका दिल्ली के अंदर है। अगर आप कभी राजेंद्र प्लेस गए हो दिल्ली के अंदर, जहां पर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो वहां पर आपको ये पूसा इंस्टीट्यूट नाम से फेमस है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इवन दो करोल बाग से जो राजेंद्र प्लेस वाला एरिया है, उसको हम बोलते हैं पूसा रोड। तो दोस्तों वो इसी के नाम पे, वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक रिसर्च है वो करवाई जाती है। उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर उन्होंने खास तौर पर पुलिस रिफॉर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जो पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, पुलिस के लिए अलग से ट्रेनिंग स्कूल होने चाहिए, ट्रेनिंग स्कूल में ऑफिसर्स की अलग ट्रेनिंग होनी चाहिए, कांस्टेबल की अलग ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए किस तरीके से आप अपने अलग अलग जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आप उनको लेके आ सकते हैं। आपको पुलिस के अंदर से करप्शन की जो अमाउंट है वो कम करनी पड़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करना पड़ेगी। ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। यही सारी चीजें पहले लॉर्ड मायो ने बताई थी। तो वो सारे सेम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन्होंने अपने उसमें भी लिए हैं। साथ में इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक जगह बना दी या एक एरिया बना दिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए। उसका नाम रख दिया इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसके अंदर मोस्टली रफली कौन सा एरिया आता है, जो कि आपके पाकिस्तान का कुछ एरिया आता है, आज के टाइम के पाकिस्तान का, और पंजाब का कुछ एरिया आता है, साथ में आपके अफगानिस्तान से जो एरिया अटैच था। तो वो सभी चीजें आती हैं उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक ढंग से चलाने के लिए उन्होंने ये अलग से एरिया बना था। जैसे कि उन्होंने बंगाल को बताया था कि मैं बंगाल के अंदर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, लेकिन बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बंगाल को डिवाइड कर रहा हूं। तो यही सेम केस उन्होंने इस साइड किया है। हालांकि इससे जो कल्चरल जो डाइवर्जन हुआ है लोगों में, वो बहुत ज्यादा हुआ है और उसका रिएक्शन भी बहुत ज्यादा हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद आपका मिलिट्री मिलिट्री रिफॉर्म में क्या किया उन्होंने एक इंपीरियल कैडेट कोर्स बना दी। इंपीरियल कैडेट कोर्स में क्या है दोस्तों, इसके अंदर इंडियंस की भर्ती ज्यादा की जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि आर्मी का एक तरीके से इंडियनाइजेशन था, यानी आर्मी में जो लोकल आर्मी है वहां पर इंडियंस की भर्ती की जाएगी। तो ये भी एक मिलिट्री रिफॉर्म था दोस्तों। उसके बाद है अदर रिफॉर्म्स। अदर रिफॉर्म्स में क्या किया उन्होंने एक बात और बोली कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 में लेके आए हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी मॉन्यूमेंट है जिसकी आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस है, तो उसको हम प्रिजर्व करेंगे। ये बात उन्होंने सभी लोकल अथॉरिटी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दी थी कि भाई इनका रिफॉर्म करना ही करना है, सॉरी इनका प्रिजर्वेशन करना ही करना है। क्योंकि ब्रिटिशर्स की बहुत सारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो तभी आई थी क्योंकि उन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्विस थी और साथ में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल जो सर्विस थी, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इनको बहुत ज्यादा पढ़ा और उसके बेसिस पे इन्होंने जाना कि यहाँ पर सोसाइटी के अंदर थिंकिंग कैसी है। यानी एक तरीके से उन्होंने सोसाइटी के अंदर जो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, उनको जानने की कोशिश की, जिससे कि उनको जो लोकली जो लोग हैं उनको ये आराम से टैकल कर दे। जैसे उन्होंने देखा कि फूट डालो राज करो की नीति, यानी उन्होंने देखा है कि लोग के अंदर अभी भी माइंड में डिवीजन है रिलीजन को लेकर, उनकी कास्ट को लेकर, तो उन्होंने उन्हीं चीज का बेनिफिट उठाया। तो ये सारी चीज थी। तो उसके बाद हम बात करेंगे अपने जो डिफेंस स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर। कुछ ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आपके सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीएपीएफ के अंदर एक पेपर 2 है। पेपर 2 के अंदर दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टाइप नेचर है। इसके अंदर आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखनी पड़ती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कॉपी चेक करें और आपको टाइमली इवेल्युएशन दें, टाइमली फीडबैक दें, और इसके लिए आपको एक कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स बताएं जिससे कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो और आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आराम से
सोल्व कर पाएँ उन सभी चीज़ों को, और इवन दो आप उन क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं जो कि आपने कभी देखे ही नहीं एग्ज़ाम से पहले। तो हम इसके अंदर एक पूरा फुल फ्लेज कोर्स लेके आए हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाइए और डिफेंस स्टडीज़ नाम से एक एप्लीकेशन होगी, वहाँ पे उसको डाउनलोड कीजिए। या फिर आप एप्पल स्टोर में जाके क्लास प्लस नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड माँगेगा, एंटर कर दें। वहाँ पर आप डाल दीजिए YWSEP, जिससे कि आप सीधे ही हमारे जो कंटेंट है उसको फ्रीली एक्सेस कर पाएँगे। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8930919491 पे, या ईमेल कर सकते हैं defensestudies007@gmail.com पे। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।